नमस्कार मित्रों, मैं एक नए वीडियो के साथ आज उपस्थित हुआ हूँ। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि इन दिनों बहुत तेज़ी से ये हल्ला मच रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्दी 2-3 साल में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देखिए, एक बहुत मिसलीडिंग चीज़ होती है। जीडीपी 2 प्रकार से कैलकुलेट करा जाता है। एक जीडीपी नॉमिनल जीडीपी, एक जीडीपी पीपीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब हुआ जीडीपी इन डॉलर टर्म्स और पीपीपी का मतलब हुआ जीडीपी इन परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स। तो ये बहुत जो नॉमिनल टर्म्स में होता है बहुत अच्छा नहीं होता है। ये बहुत मिसगाइड करने वाला होता है। और इंडिया का जो जीडीपी पीपीपी है वो करीब नॉमिनल जीडीपी से 3.5 गुना ज़्यादा है। पहले तो मैं आपको बताऊं जीडीपी पीपीपी क्या होता है। जीडीपी पीपीपी ये होता है कि जैसे अमेरिका में जो मैकडोनल्ड का बर्गर मिलता है वो मान लीजिए दो डॉलर का मिलता है। तो $2 का मान के चलते हैं, मुझे तो मालूम नहीं है, करीब करीब हो गया 166-167 रुपये का। और इंडिया में 50 रुपये का मिलता है, तो करीब करीब 3.5 गुना महंगा। तो ये तो एक मैकडोनल्ड का बर्गर हो गया। इसी प्रकार हम बनाएंगे बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम देखेंगे कि इंडिया में जो महंगाई है वो यूएस से 3.5 गुनी कम है, या यूएस में 3.5 गुनी महंगाई ज़्यादा है। जैसे कि आप सेम प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वही सामान खरीदना चाहते हैं। सेम जीवन से मेरा ये नहीं है एयर पॉल्यूशन और वहाँ पे लाइफ कैसी है, मतलब सामान खरीदने से। तो आप वहाँ पे रहते हैं और सामान खरीदते हैं, वही सेम सामान आप इंडिया में खरीदेंगे रह के तो वो 3.5 गुना सस्ता आएगा। अब बहस ये नहीं है, कुछ सामान तो यहाँ मिलेगा ही नहीं, कुछ सामान वहाँ नहीं मिलेगा। इंडिया जैसी सब्जी की वैरायटी होती ही नहीं है, बहुत से एडवांस सामान है, मशीनरी है, वो यहाँ मिलेगा ही नहीं। पर जो मान सकते हैं, जो मिल सकता है। अच्छा, तो ये चीज़ हो गई। तो इंडिया के मतलब महंगाई के हिसाब से जो इंडिया का रुपया है वो होना चाहिए इस समय 24-25 के पास। बस है 83 रुपये समथिंग, 60 पैसे 61 पैसे, ऐसे वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये तो हो गया पीपीपी। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, सोचने वाली बात है। आप ये कहेंगे कि इंडिया का रुपया है वो इतना ज़्यादा गिरा हुआ क्यों है कि 83 पैसे 3.5 गुना। चाइना का येन भी गिरा हुआ है, परंतु वो पीपीपी परचेसिंग पावर के आगे करीब 1.5 पौने 2 गुना गिरा हुआ है। सभी कंट्रीज का गिरा है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, और इंडिया का बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। ऐसा क्यों है? देखिए, होता क्या है, विकास के शुरुआती चरण में हमें इंपोर्ट जो करना होता है वो बहुत असेंशियल गुड्स, जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। 85% हमारी ऑयल का ज़रूरतों का बाहर से आता है। 50% जो हम गैस यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस, उसका बाहर से आता है। ठीक है, वो लेना ही लेना है, देश चलाना है। दूसरे कैपिटल गुड्स, मतलब वो गुड्स जो दूसरी गुड्स को बनाती हैं। कार को बनाने के लिए कुछ मशीनरी चाहिए, स्कूटर को बनाने के लिए कुछ मशीनरी चाहिए, हर एक चीज़ को बनाने के लिए मशीनरी चाहिए। और वो मशीनरी बहुत एडवांस्ड होती है, वो बाहर से मंगानी है, देश के विकास के लिए मंगानी है। ऐसी जो तमाम चीज़ें हैं वो असेंशियल होती हैं, वो आपको मंगानी है। और जो देश विकास कर रहा होता है, जैसा कि हम अंग्रेज बिल्कुल छोड़ के गए थे, इस देश को बिल्कुल चूस गए थे, कुछ नहीं बचा था यहाँ पे। ना मैन पावर शिक्षित थी, ना एजुकेशन अच्छी थी, ना यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना यहाँ कोई फैक्ट्रीज थी, कुछ नहीं था। तो अब साहब एक्सपोर्ट क्या करें? तो एक्सपोर्ट हम उन्हें करते थे, हम तो असेंशियल गुड कर रहे हैं इंपोर्ट, और वो हम एक्सपोर्ट कौन सी कर रहे हैं? हैंडीक्राफ्ट, कालीन, जिनकी जरूरत मतलब बहुत डिस्क्रिशनरी है, जरूरी नहीं है। डिस्क्रिशनरी मतलब जिसमें मन चाहा तो कर लिया, नहीं तो नहीं करा। और एक्सपोर्ट्स उतने ज़्यादा होते भी नहीं थे कि जो हमारी इम्पोर्ट्स की भरपाई कर पड़े। तो क्या होता था कि सप्लाई बढ़ाने के लिए रुपए को नीचे रखा जाता था। जितनी सस्ती चीज़ होगी उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बिकेगी। तो ऐसे कर कर के ये रुपया करीब 3.5 गुना वो पहुंच गया। अब आप देखेंगे, जैसे इस साल हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस में आ गया है। अब आगे से देखिए, भारत सरकार की योजना है,
हम कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमारे पास कोयला इतना है, हम आत्मनिर्भर हैं, पूरा कोयला प्रोड्यूस करें और एक्सपोर्ट भी करें तो 70-80 साल का है। वो सरकार कह रही है बंद होने वाला है, हो जाएगा। और हो इसलिए जाएगा, आप कहेंगे हुआ क्यों नहीं, क्योंकि खान लगाने, उत्पादन करने, कॉमर्शियल यूज आने में करीब 7-8 साल लग जाती है। ऐसे ही फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर में हम बहुत बड़ी रकम एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते थे, 1-2 साल में हम इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स थे वो बहुत कम थे, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बहुत बढ़ रहे हैं। आईफोन, अब आईपैड भी आने वाला है। दवाइयों में हम वो हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। केमिकल्स के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा दवाइयों के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर, इंडिया की क्या स्थिति है, क्या भविष्य। और हम डिफेंस पहले 90% एक्सपोर्ट करते थे, हम बहुत तेज़ी से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सन 23-24 में 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करा है हमने, करीब 2.5 बिलियन से ऊपर का, और ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। अभी तो शुरुआत है, ये समझिए। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और सर्विसेज तो लगातार ही बढ़ रहा है, उसकी तो एक ट्रेंड रेट है। ठीक है, जितना जीडीपी बढ़ता है उससे ज़्यादा ही बढ़ जाता है, या उतना बढ़ता है तो उनका कांस्टेंट एक रेशियो बना हुआ है 8-10% साल का। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आने वाले समय में करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाएगा, सीएडी की जगह सीएस हो जाएगा, करेंट अकाउंट सरप्लस, वो भी बहुत ज़्यादा। तो अब आपको मैंने ये बता दिया पीपीपी क्या होती है, हमारे पीपी के हिसाब से रुपया इतना लुढ़का हुआ क्यों है। अब देखिए, तो ये है पीपी पर, पीपी के हिसाब से रियल जीडीपी आ जाता है, मतलब टोटल जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो भारत में कितना है। अगर हम उस हिसाब से देखें तो वो हमारा 3.5 ट्रिलियन नहीं है, करीब 13.5 ट्रिलियन है 23-24 में, और चाइना का करीब 31 ट्रिलियन है, मतलब हमसे 2.5 गुने से भी थोड़ा कम, 2.25 गुना। तो इतना बड़ा कहते हैं ना, चाइना बहुत आगे निकल गया, बहुत अमीर हो गया, ऐसी बात नहीं है। हमारी मुद्रा ज़्यादा गिरी हुई है। ठीक है, इंडिया का जो जीडीपी है सन 1982 में, जो वर्ल्ड पूरे संसार का उसका शेयर था, करीब 3% था, जो अब बढ़ के 7.25% हो चुका है, और 2029 तक 9.25% हो जाने की आशा है। तो करीब हमारी आबादी करीब 17% है, इतनी स्थिर रहेगी तो हमें मतलब 1-1.5 दशक में मुझे पूरी आशा है कि हम 17% का 17% पहुंच जाएंगे। 17% आबादी, 17% जीडीपी का हमारा हिस्सा। अच्छा, तो होता कि आज ऐसे मान लीजिए हमें चाइना से हम आगे निकलेंगे या नहीं, तो पहले चरण में क्या होता है कि हमारी ग्रोथ रेट तेज होनी चाहिए, जो हम शायद 18-19 से चाइना से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। पर ज़्यादा तेज़ी के ग्रो का मतलब ये नहीं है कि हमारा जीडीपी, जो इंक्रीमेंटल जीडीपी है, जो जीडीपी आके ऐड होता है हर साल, वो उनसे ज़्यादा बढ़ा है। मान लो आपका जीडीपी 100 रुपये है और आप 8% बढ़ रहे हो, तो आपने कितने जोड़े सालों में? 8 रुपये। उनका 5 रुपये है, वो 4%, वो 5% भी बढ़ रहे हैं, तो उनके जोड़ रहे हैं 25 रुपये। तो दूसरा चरण वो आता है कि जो आपका इंक्रीमेंटल जीडीपी है, जो हर साल जुड़ रहा है, वो आगे निकले। तो ये एक फर्म है जिसका नाम है ब्लूमबर्ग, शायद ब्लूमबर्ग ही है, उनने कहा है 2028 तक हमारी ग्रोथ रेट होगी 9%, चाइना की रह जाएगी 3.5%। तो हमारा जो जीडीपी है इंक्रीमेंटल, वो चाइना से ज़्यादा होगा, मतलब विश्व में प्रोडक्शन के मामले में हम जो योगदान करेंगे, हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। और अमेरिका को तो पहले ही चाइना ने पीछे छोड़ा हुआ है, हमने भी छोड़ा हुआ है, हम ऑलरेडी दूसरे नंबर पे। तीसरा वो आएगा जब हमारे इंक्रीमेंटल जीडीपी उनसे ज़्यादा होगा, तो वो जुड़ जुड़ के इतना ज़्यादा हो जाए हम चाइना से आगे निकल जाए। तो मुझे आशा है हम पीपीपी टर्म्स में 2040 तक चाइना से आगे निकल जाएंगे। अब देखिए, इस चीज़ के लिए कुछ चीज़ों में सुधार की बहुत आवश्यकता है। इंडिया में इनोवेशन बहुत कम है, और इनोवेशन बहुत कम रहेगा तो हम हाईटेक इंडस्ट्री में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। R&D अगर हमारा मजबूत नहीं होगा, हम कॉम्पीट नहीं करेंगे। जैसे मैं बताऊं, इंडिया में केमिकल सेक्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, आगे भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, उसको बताऊंगा, बहुत कारण है। पर एक चीज़ बहुत ख़राब है, केवल 1200-1400 इंजीनियर्स हर साल ग्रेजुएट होकर निकलते हैं पूरी इंडिया में। केमिकल इंडस्ट्री के लिए R&D इंडिया में नहीं है, विदेशों से मंजियाँ मंगवानी पड़ रही हैं, विदेशों से टेक्निकल कोलैबोरेशन करना पड़ता है। और 1200-1400 में भी क्या होता है, तमाम 75-80% या तो हायर स्टडी परस्यू करते हैं, या इंडस्ट्री बदल लेते हैं, या विदेश चले जाते हैं। 250-300 इंजीनियर्स मिलते हैं। तो एक इंडिया को R&D बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। एक इंडिया में बहुत ज़्यादा वो है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिंग,
मतलब दो पार्टियों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो जुडिशरी में बहुत टाइम लगता है, उसको सही करने की आवश्यकता है। और तीसरे, ये रिफॉर्म्स चालू रहने की ज़रूरत है, जो कि हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, हमें फर्स्ट 10 में आना है, अगले 5 साल में ये लक्ष्य लेके चलना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत तेज़ी से बढ़ ही रहा है। बाकी लैंड रिफॉर्म्स और लेबर रिफॉर्म्स ये करनी है, पर ये अभी सरकार थोड़े कम नंबर्स आए हैं, तो ये पॉलिटिकली थोड़ा दिक्कत वाले रिफॉर्म्स हैं, तो हो सकता है दिक्कत हो अगले टेन्योर में हो। तो मित्रों, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो जीडीपी का है बहुत मिसलीडिंग है। हम इतने पीछे नहीं है, जबकि बहुत दिक्कतें हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी हम रेडिकेट कर चुके हैं कि रोजगार की दिक्कत है। अब देखिए, रोजगार की दिक्कत के लिए क्या होगा, सर्विसेज सेक्टर से काम नहीं चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लाना होगा। मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ और भी आगे बनाऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स मिलती हैं अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड को, जो सर्विसेज में नहीं मिलते। तो जॉब की अभी तो जो लो लेवल पे जॉब है वो क्रिएट नहीं हो रहे हैं। हमारे 45% अभी भी एग्रीकल्चर में काम करता है आदमी, उसको शिफ्ट करना है इंडस्ट्री में, तो दिक्कतें हैं। परंतु ये सारी दिक्कतें दूर होंगी। हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। असल जीडीपी हम ऑलरेडी तीसरे नंबर पे हैं, और दूसरे नंबर पे यूएस है। बहुत जल्दी हम यूएस को करेंगे, 10-12 साल में ओवरटेक। 15, 16, 17, 18, 20 साल में हम चाइना को भी कर लेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो देखने में तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।